Today we are seeing the very important part of human physiology, that is nervous conduction. And nervous conduction is essential in the body to coordinate with the all organs. As you know, the main controlling unit of the body or the total physiology is the brain, and it controls entire body by sending some impulses, by sending some informations. एंड उन इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करने का, कैरी फॉरवर्ड करने का या ऑर्गन तक लेके जाने का काम जो करते हैं, दैट आर nervous tissues or that are neurons. Basically they are like electrical wire in the body. जैसे आपकी बॉडी में कंप्लीट वायरिंग है, एक आपका ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ से आपकी पूरी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन में वायर्स जा रहे हैं, न्यूरॉन्स, उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स जा रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस हो सकते हैं। दैट मीन्स वो हो सकता है आपके ब्रेन से ही ओरिजिनेट हो, ब्रेन में ही खत्म हो जाए, वो आपके ब्रेन से ओरिजिनेट हो और आपकी बॉडी के डिस्टेंट पार्ट तक, आपकी वेस्ट लाइन तक, आपके टो तक, यहाँ तक चले जाएं। तो दीज ऑल वायर्स आर न्यूरॉन्स। उन्हीं न्यूरॉन की हम बात करने जा रहे हैं कि बेसिकली उन न्यूरॉन में जो इंपल्स ट्रैवल करता है, जो ब्रेन की इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, वो किस तरीके से करती है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नर्वस कंडक्शन। तो नर्वस कंडक्शन समझने के लिए, हम इसको सिंपलीफाई करने के लिए, हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, या बेसिक टूल्स जो न्यूरॉन फंक्शन में लेता है, काम में लेता है टू कंडक्ट द इंपल्स, एंड उसके बाद हाउ इट प्रोसीड। ठीक है, तो उसकी बात हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। वन इज स्ट्रक्चर एंड tools for conduction, and second is mechanism of conduction and types of conduction. तो जैसा हमने बात की अभी कि बेसिक कंडक्शन के यूनिट, द कंडक्शन की यूनिट को हम कहते हैं न्यूरॉन। देन हाउ न्यूरॉन्स लुक्स लाइक, तो ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर है एक मैच्योर न्यूरॉन का, एक डेवलप्ड न्यूरॉन का। या यहां आप देख सकते हो, यहां न्यूरॉन के बेसिकली हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। दिस इज पार्ट नंबर 3, द 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट डेंड्राइट, सेकंड पार्ट सेल बॉडी, थर्ड पार्ट एक्सोन, एंड द फोर्थ पार्ट इज एक्सोन टर्मिनल। ये कौन सा न्यूरॉन है? Here you can see there are multiple poles, this pole, this pole, this pole, lots of dendrite which are drawn by yellow color, and this one is axon part and this one is the terminal of axon. तो यहां आप देख सकते हो, यहां पे multiple poles हैं। That means this is the example of, this is the diagram of multipolar neuron. ह्यूमन बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मल्टीपोलर टाइप के होते हैं। इसके अलावा न्यूरॉन्स होते हैं लाइक यूनिपोलर, सीडो यूनिपोलर, बायपोलर एंड मल्टीपोलर। जो अदर टाइप्स है अदर देन मल्टीपोलर, वो भी आपकी बॉडी में मिलते हैं, अलग अलग स्टेजेस में मिलते हैं लाइफ की, या अलग अलग ऑर्गन्स में मिलते हैं, पर वो बहुत रेयर हैं। आपकी बॉडी के 99% न्यूरॉन्स मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। या किसी भी हायर एनिमल की बॉडी में अगर आप बात करोगे ह्यूमन, या ह्यूमन से रिलेटेड लाइक मंकीज, उनमें जो मैक्सिमम न्यूरॉन्स होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग द टिपिकल फिजियोलॉजी ऑफ दिस मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो here are the 4 parts of neuron: dendrite, cell body, axon, axon terminal. And what are the function of these respective parts? अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें, हम बड़ा इजीली डिवाइड कर सकते हैं। डेंड्राइट वो पार्ट है जो आपकी बॉडी में, या जो न्यूरॉन के लिए इंपल्स रिसीव करेगा। कहां से इंपल्स रिसीव करेगा? मे बी इंपल्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन सेंटर, मे बी इंपल्स आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड एज अ सेंसरी इंपल्स, और मे बी इंपल्स आर कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस स्ट्रक्चर, प्रीवियस न्यूरॉन और समथिंग एल्स। तो एक न्यूरॉन की बॉडी की अगर हम बात कर रहे हैं, इफ द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द सिंगल न्यूरॉन, दिस विल बी द रिसीविंग पार्ट, receives information, or we can say receives impulse. This is the cell body. What does cell body do? Cell body
प्रोसेस द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए डेंड्राइट रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन आने के कई सारे पाथवे होते हैं, फ्रॉम दिस डेंड्राइट, फ्रॉम दिस डेंड्राइट, फ्रॉम दिस डेंड्राइट, ऐसे अलग अलग डेंड्राइट से सारी इंफॉर्मेशन आती है। इन सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और इनको गैदर करना और फर्दर एनालाइज करना या प्रोसेस करना, ये काम आपका होता है सेल बॉडी का। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो, एंड सेल बॉडी का फंक्शन यहां पर होता है प्रोसेसिंग ऑफ द received impulse. The next part is axon. Here you can see a long bundle like, a long pipe like structure of neuron. This is the longest part of neuron and this is called axon. अब होता क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है और ये सारी रिसीव इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस इंफॉर्मेशन को अगर ये केपेबल है, अगर ये डिजर्व करती है आगे ट्रांसमिट होना, डिजर्व करती है, दैट मींस क्या हर इंफॉर्मेशन या हर इंपल्स आगे ट्रांसमिट हो जाता है? न्यूरॉन हर इंपल्स को आगे कंडक्ट कर देता है? नो, न्यूरॉन कंडक्ट ओनली दैट इंपल्स which is more than the threshold level या which meets the criteria set by a neuron. न्यूरॉन एक क्राइटेरिया सेट करता है so that impulse can be conducted forward. तो उसको कंडक्शन के क्राइटेरिया अगर पूरे हो जाते हैं, न्यूरॉन एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ, इंपल्स एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ का है, ठीक है, उसके पास एक प्रॉपर स्ट्रेंथ है, वो प्रॉपर वोल्टेज चेंज कर सकता है, सब कुछ हम आगे देखेंगे अभी कि क्या क्राइटेरियाज हैं। उन सब के बाद में जो कंडक्शन का काम करता है, वो कंडक्शन का काम करता है आपका एक्सोन। तो एक्सोन का फंक्शन आपका यहां इस तरीके से हो जाता है, conduction of processed information. Now the last part is axon terminal. Axon terminal क्या करेगा? Similarly अगर यहां से आप रेफर करोगे तो जो इंफॉर्मेशन पूरा एक्सोन कंडक्ट करता है, एक्सोन ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है, उसको नेक्स्ट स्ट्रक्चर तक डिलीवर करने का काम या नेक्स्ट स्ट्रक्चर को स्टिमुलेट करने का काम, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बी द नेक्स्ट न्यूरॉन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बी द मसल, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बी द ग्लैंड और एनी अफेक्टर ऑर्गन दैट आर गेनिंग इंफॉर्मेशन या गेनिंग इंपल्स फ्रॉम दिस एक्सोन टर्मिनल। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंपल्स आपका विद इन द न्यूरॉन ट्रैवल कर रहा है, वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर तक किसके थ्रू जाता है? एक्सोन टर्मिनल के थ्रू जाता है। कैन एवरी इम्पल्स बी कंडक्टेड एज वी टॉक्ड बिफोर? क्या हर इम्पल्स आगे ट्रांसमिट हो सकता है? द आंसर इज बिग नो। व्हाई नो? Because there are certain criteria they have to be fulfilled by any impulse. तो क्या क्राइटेरिया है जो न्यूरॉन सेट करता है कि ये इंपल्स आगे ट्रांसमिट होगा और आगे ट्रांसमिट नहीं होगा? criteria set by neuron that impulse can be conducted. What is that typical criteria? ये क्राइटेरिया पे इतना स्ट्रेस देने का रीजन है बिकॉज दिस इज द एक्चुअल इंपॉर्टेंस हियर कि एक पर्टिकुलर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में चेंज होगा, कुछ चेंज होगा, तभी वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इफ आई एम यूजिंग वर्ड रिपीटेडली इलेक्ट्रिकल इंपल्स, दैट मींस देयर आर सम इलेक्ट्रिक करंट, देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द आयन फ्लो। और अगर आयन फ्लो आपको करना है, यू हैव टू जनरेट सम पोटेंशियल डिफरेंस, यू हैव टू जनरेट सम इलेक्ट्रिकल फील्ड, यू हैव टू ट्रैवल सम आयन। तो उन सब के लिए जो आपका इंपल्स बाहर से आ रहा है, जो डेंड्रोन रिसीव कर रहे हैं, अगर ये इंपल्स एक प्रॉपर स्ट्रेंथ का है, वी डी नॉट इज एज स्ट्रेंथ, अगर ये एक इंपल्स प्रॉपर स्ट्रेंथ का है, और प्रॉपर स्ट्रेंथ भी कौन सी? दैट इज मोर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू,
थ्रेशोल्ड क्या होती है? व्हाट इज थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड इज द एनी मिनिमम वैल्यू विच आफ्टर विच ओनली एनीथिंग कैन हैपन. अगर आप किसी भी थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हो, आप यहां थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हो, लाइक आप बात करते हो आपके किसी भी एग्जाम्स में, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड? एटलीस्ट द मिनिमम कट ऑफ दैट यू कैन क्वालिफाई फॉर द काउंसलिंग. तो दैट मिनिमम वैल्यू विच हैव टू बी कवर्ड एनी हाउ, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड. तो यहां पर जो न्यूरोनल इंपल्स आपका आ रहा है, अगर वो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ का है कि इट इज एटलीस्ट इक्वल टू और मोर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, देन ओनली द इंपल्स कैन बी कंडक्टेड फॉरवर्ड बाय द न्यूरॉन. तो यहां आप उसको बोलोगे कि दिस इज थ्रेशोल्ड. अब ये जो आपका करंट फ्लो होता है या जो भी आपका आगे कंडक्शन होता है, वो किसके फॉर्म में होता है? कंडक्शन in form of electric current. इलेक्ट्रिक करंट. एंड इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है डायरेक्टली सिंपल, बिकॉज साइंस इज साइंस. नो मैटर यू आर रीडिंग इन जूलॉजी, नो मैटर यू आर रीडिंग इन फिजिक्स, द साइंस इज साइंस. इलेक्ट्रिक करंट मींस द आयन फ्लो, द मूवमेंट ऑफ आयन. अगर आयन का मूवमेंट होगा, दैट मींस देयर मस्ट बी सम आयंस. तो हियर वी आर सीइंग कि ये आपका एक न्यूरॉन का पार्ट है. दिस इज योर न्यूरॉन, दिस इज द कट सेक्शन ऑफ न्यूरॉन. व्हाट इज दिस? आई एम ड्रॉइंग हियर मेनली द एक्सोन पार्ट, एक्सोन ऑफ न्यूरॉन सेल. This is inside of cell, this is outside of cell, or you can say it ICF, intracellular fluid, and you can say this is ECF, extracellular fluid. There are lots of ions. The major ions found in the human body in any cell or extracellular part is sodium, potassium, these are positive ions, these are cations, chloride, these are free ions. These ions can move, and some are the fixed ion that are associated with the structure. उन्हें हम कहते हैं structural part, structural chemical of the body. These are structural protein. These are negatively charged. Free, that means can move. This is fixed, they don't move. ये आपका ECF, ये आपका ICF है. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आई एम गिविंग अ कलर टू पर्टिकुलर आयन, लाइक आई एम गिविंग अ ग्रीन कलर टू द सोडियम आयन. तो अगर आप सोडियम आयन की बात करते हो, तो सोडियम आयन आपको कहां ज्यादा देखने को मिलेगा? हर आयन हर जगह है. एवरी आयन इज फाउंड एवरीवेयर इन द सेल. सोडियम आयन आपको बाहर भी मिलेगा, सोडियम आयन आपको अंदर भी मिलेगा, पोटेशियम आयन आपको बाहर भी मिलेगा, पोटेशियम आयन आपको अंदर भी मिलेगा. बट रिलेटिवली सोडियम आयन is more at outside, but comparatively less inside the cell. That means in a nutshell we can say the sodium ion are prominent in the extracellular fluid rather than the intracellular fluid, and potassium ion is just reverse. Potassium ion found more inside the cell, and typically it stays inside the cell most of the time. That is why we can call potassium ion is the exclusive intracellular cation. सेल के अंदर मिलने वाला स्पेसिफिक कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो पोटेशियम ही होता है. इसके अलावा और कौन सा आयन हमने देखा था? क्लोराइड आयन. दीज आर ऑलमोस्ट इन इक्वल क्वांटिटी, बट हम बोल सकते हैं कि फिर भी ये बाहर थोड़ा सा ज्यादा मिलता है. सबसे इंपॉर्टेंट आयंस जो सेल के अंदर होते हैं, यू कैन सी द स्ट्रक्चरल प्रोटीन. ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रक्चर सेल के अंदर होगा, दैट कैन नॉट बी द आउटसाइड ऑफ सेल. तो स्ट्रक्चरल आयन यानी कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, लॉट्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बहुत सारे होते हैं. लाइक आई एम ड्रॉइंग लाइक द लाइन्स. यहां पर इस तरीके से आपका आयन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो नाउ यू कैन सी देयर मस्ट बी सम ग्रेडियंट. एंड व्हाट इज ग्रेडियंट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ वर्ड ग्रेडियंट, व्हाट इज ग्रेडियंट? Gradient is the difference between two quantities. Gradient, that means difference between
levels at two places. Place number 1 has higher concentration of anything. Place number 2 is relatively at lower concentration of anything. तो ये हायर कंसंट्रेशन पे है, लो कंसंट्रेशन पे है, देयर मस्ट बी अ डिफरेंस विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट. तो ग्रेडियंट आपका क्या होता है? किसी भी लेवल के बीच में डिफरेंस होना, लाइक प्रेशर के बीच में डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन के बीच में डिफरेंस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस, क्वांटिटेटिव ग्रेडियंट्स, ठीक है, पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट कैन बी एनीथिंग व्हिच इज डिफरेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. अगर आप बात करते हो लो माइनस हायर करोगे दैट मींस दिस इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट, हाई टू लो करोगे दैट इज पॉजिटिव ग्रेडियंट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेडियंट. तो यू कैन सी हियर इफ देयर आर द डिफरेंस ऑफ sodium level outside and inside. I can draw here. This is again your neuronal cell. This is inside. This is outside. And I am saying sodium are in more quantity at outside of cell than inside. Forget about charge here. First, look at the quantity. Sodium concentration is higher at the ECF and lower in the ECF. So there must be a gradient. This is at higher level. This is at lower level. There is a concentration gradient. The gradient number 1 which found inside of neuron, the concentration gradient. We can also see for the potassium ion, potassium more inside the cell than outside of cell, then concentration gradient of potassium ion 2. अगर हम बात करते हैं सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अगर मूव करने की कोशिश करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्ट लाइक अ ड्राइविंग फोर्स, हाई टू लो, बिकॉज नेचर वांट्स इक्विलिब्रियम. हर चीज इक्विलिब्रियम में जाना चाहती है. इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहां लेवल बराबर होना चाहिए. द ग्रेडियंट मस्ट बी जीरो फॉर द इक्विलिब्रियम. और यहां पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है दैट मींस सोडियम वांट्स टू गो इनसाइड, पोटेशियम वांट्स टू गो आउटसाइड, बट ऐसा हो नहीं पाता. डायरेक्टली क्यों नहीं हो पाता इसकी बात अभी करेंगे. बट फर्स्ट यू कैन सी हियर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इन ओवरऑल हम अगर देखें यहां पे कि कुछ नेगेटिव चार्ज है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो जो भी चार्ज मूव कर सकते हैं, ओवरऑल अगर हम यहां पर देखते हैं तो वी गॉट टू नो दैट देयर इज आल्सो ए इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट. अगर हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, हम एक अरिथमेटिक सम करेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज का, तो जो रिलेटिवली ये जो सेल का इनर सरफेस है, ये सरफेस होता है नेगेटिवली चार्ज. इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि अंदर तो पोटेशियम ज्यादा है, बाहर तो सोडियम ज्यादा है, तो बाहर प्लस क्यों हुआ रिलेटिवली, अंदर नेगेटिव क्यों हुआ. दैट डजंट वर्क लाइक दैट बिकॉज अंदर बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं. तो इफ यू गेट अ क्वेश्चन इन एनी एग्जाम, इन एनी नीट एग्जाम, एनी ओलंपियाड एग्जाम, द वाई inside cell, the cell inner surface of cell membrane is negatively charged despite of having lots of cation in form of potassium and sodium too, because there are lots of negatively charged structural protein which make this inner surface negatively charged. इसीलिए जो रिलेटिव अंदर का सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज है, रिलेटिवली जो आउटर सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज है. सो दैट यहां आप देख सकते हैं कि आपको अगेन एक ग्रेडियंट क्रिएट होती दिख रही है. आउटसाइड टू इनसाइड आप बात करोगे तो बाहर पॉजिटिव है, दैट मींस इस सरफेस का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या हायर होगा, इस सरफेस का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और यू मस्ट बी गेटिंग अ पोटेंशियल ग्रेडियंट दिस साइड. यहां से जो आपका एक जनरेट होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ चार्ज, द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट. The gradient number 2, like you can write here electrical gradient. Now the flow of ion may depend on these two gradient, the chemical gradient, the electrical gradient. Now how will we achieve the equilibrium? Suppose a ion, like this is the ion,
this ion wants to go this way because of chemical gradient. But suppose if this ion wants to go the opposite way according to the electrical gradient, and if this gradient is equal to this gradient, the driving force this side is equal to driving force this side, this ion will be at place, this ion will be the stationary ion because of equilibrium between these two gradient. Same happens here. For this concept, we can define the resting condition. We are discussing the terminologies you are familiar with, you have heard it before maybe, but you cannot understand what are these actually. आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायरेक्टली इनको लर्न कर लो, डायरेक्टली इनको याद कर लो कि व्हाट इज रेस्टिंग, या वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्टिंग एंड वी आर डिफाइनिंग एक्चुअली व्हाट इज रेस्टिंग कंडीशन फॉर द न्यूरॉन. रेस्टिंग कंडीशन ऑफ न्यूरॉन, दैट मीन्स this is not transmitting any impulse. But it is ready to do. If it is not transmitting any impulse, there must be two possibilities. Either it is not transmitting because this has no impulse, or it cannot transmit at all because it is defective, or because it is in something, there might be some problem that impulse cannot be transmitted. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, अगर आप define कर रहे हो resting condition, that means there is no transmission of any impulse but it is ready to transmit. It is ready to do same. इस कंडीशन में जबकि न्यूरॉन को इंपल्स ट्रांसमिट नहीं कर रहा है बट इट इज रेडी टू ट्रांसमिट, इस कंडीशन में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता है, दिस पॉइंट इज द हायर पोटेंशियल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज एट लोअर पोटेंशियल. तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इनसाइड माइनस आउटसाइड एट द रेस्टिंग कंडीशन व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, दैट इज कॉल्ड resting membrane potential. And how we calculate it? The potential of inside minus potential of outside. This is the standard parameter. आप कभी भी outside to inside नहीं रेफर करते. And reason behind it कि हम क्यों inside रेफर कर रहे हैं, क्यों हमारा point of concern inside है, because जो conduction है वो आपका inside of cell जाता है, outside of cell नहीं जाता है. तो this inside part is the reference point, और RMP is calculated by potential difference between in minus out, in minus out, not this is wrong. अगर आप कंफ्यूज होते हो या कुछ लेते हो, कंफ्यूज नहीं होना है. वाई वी आर टेकिंग इन फर्स्ट, वाई वी आर टेकिंग इन एज अ रेफरेंस पॉइंट, बिकॉज द साइट ऑफ कंडक्शन या एक्चुअल सेल इज इनसाइड ऑफ सेल, नॉट आउटसाइड ऑफ द सेल. दिस इज द वैकेंट स्पेस आउटसाइड ऑफ द सेल. तो आरएमपी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है. यू मे बी कंफ्यूज्ड, लाइक आपको कहीं दिखा मिल सकता है या कोई आपको ऐसा एक्सप्लेन कर सकता है, यहां पे होता है एक पोटेंशियल, यहां पे पॉजिटिव होता है, वो जैसे यहां पे प्लस वी है, यहां पे माइनस वी है, तो आप कोई सा भी एक ले लो एंड दिस वैल्यू इज कंसीडर्ड बिकॉज अंदर कंडक्शन होता है. नो, देयर इज नो वी और वी. दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज डिफरेंस. लाइक this point is minus 10, suppose this point is plus 7. तो अब अगर आप इनके बीच का डिफरेंस लोगे तो what will be the value of RMP here? The value of RMP here is minus 17 millivolt.